हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक नए टॉपिक अर्थात नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन के बारे में। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब नाभिक के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है हमें परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है, आप के सामने जो परिभाषाएं दी जाती है आपको वही परिभाषा याद करनी चाहिए, क्योंकि इन परिभाषाओं से बेहतर नंबर आने की संभावना बनी रहती है। आप यदि अपनी बनावटी या मन की परिभाषा से लिखेंगे तो परीक्षा में नंबर कम आने की संभावना रहती है। तो आपको ये परिभाषाओं को बार बार लिख लिख के याद करना चाहिए। जैसे परमाणु की क्या परिभाषा है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में वह भाग जरूर लेता है। उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। अर्थात वह सूक्ष्मतम कण पदार्थ का जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। अब परमाणु की बात करें तो परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है। परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है जिसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻15 फेम्टोमीटर। अर्थात उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻15 फेम्टोमीटर। किसकी, उसके नाभिक की। नाभिक की बात करें तो नाभिक में दो चीज़ें होती है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये आपने पुरानी कक्षाओं में भी देखा होगा। अब आगे हम बात करें तो परमाणु की, तो परमाणु के मध्य में एक छोटा सा सघन भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। ये हमने देख लिया। नाभिक में क्या होता है, मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और बाहरी भाग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। बाहरी भाग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब परमाणु में जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻−15 फेम्टोमीटर। तो फेम्टोमीटर क्या होती है, 10⁻15 किसकी त्रिज्या होती है, नाभिक की। तो हमने इसमें तीन तत्व देखे, कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिनके बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ ले लेते हैं। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने की थी। किसने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने की थी। आवेश की बात करें तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻−19, 1.67 इंटू 10⁻−19 कूलाम प्रोटॉन का आवेश होता है। द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो कूलाम अर्थात आवेश और द्रव्यमान के बारे में हमने जानकारी ले ली। प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कैसा कण है, धन आवेशित कण है, जिसका द्रव्यमान क्या, हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। तो हाइड्रोजन का परमाणु होता है, उसके द्रव्यमान के बराबर उसका आवेश होता है। अब हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना था, इतना का सेम टू सेम ही होगा। जब आपने देख लिया था 1.67 इंटू 10⁻−27 किलोग्राम क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो प्रोटॉन के बारे में देख लिया हमने। अब बात करेंगे किसकी, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने, जेम्स चैडविक ने किसकी की थी, न्यूट्रॉन की खोज। आवेश की बात करते हैं, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 0। अब आगे बात करें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम क्या होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इस तरह हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ ले ली है। अब आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। परमाणु के नाभिक के बाहर क्या होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु के जो नाभिक होता है तो नाभिक के बाहर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक और ऋणावेशित कण होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसकी खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे जे थॉमसन ने की थी। किसने, जे थॉमसन ने। अब आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.67 इंटू 10⁻−19 कूलाम। कितना आवेश होता है, 1.67 इंटू 10⁻- कूलाम आवेश होता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पर। जबकि द्रव्यमान की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। कितना आवेश होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो एक एक करके हमने तीनों के बारे में जानकारी ले ली है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। आप इसको एक बार रिवाइंड करके तीनों के बारे में एक बार वापस देखिएगा और परिभाषा को और उनके आवेश और द्रव्यमान को याद करने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात करें तो हम परमाणु क्रमांक के बारे में। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं।
तो किसी भी परमाणु के नाभिक में किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं अर्थात प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अर्थात किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं हम जेड से। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात जितने प्रोटॉन उतना उसका परमाणु क्रमांक। अगली परिभाषा आती है हमारी द्रव्यमान संख्या की। अगली संख्या क्या आती है हमारी, द्रव्यमान संख्या। अर्थात किसी भी परमाणु के नाभिक में किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग। अर्थात जितने भी नाभिक होते परमाणु है, परमाणु के नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी। यदि हम दोनों की संख्याओं का योग करते हैं तो वह योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यदि जोड़ दिया जाए तो हमारी द्रव्यमान संख्या या ए आ जाता है। फिर आता हमारा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक हमारा जेड से, द्रव्यमान संख्या हमारा ए से, इन दोनों से प्रदर्शित किया जाता है। अब किसी भी तत्व को यदि हमें बताना होता है तो इस तरह से हम उसको डिनोट करेंगे। कैसे कि जैसे एक्स हमने लिख दिया, एक्स तो वो परमाणु है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ए का मतलब होता है उसकी द्रव्यमान संख्या और जेड का मतलब होता है उसका परमाणु क्रमांक। कि जैसे हमारे कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन को सी से दर्शित करते हैं और वह कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। अर्थात उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6। और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12। अर्थात उसमें 6 तो प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। तो हमने परमाणु के बारे में छोटी छोटी जानकारी को देख लिया। अब हमारा जो लेसन है या टॉपिक है उस पर आते हैं, अर्थात नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में बात करें तो नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक नाभिकीय विखंडन होती है और एक नाभिकीय संलयन होती है। एक तो नाभिकीय विखंडन और एक कौन सी होती है, नाभिकीय संलयन। सबसे पहले बात करते हैं नाभिकीय अभिक्रिया की। नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है, क्या होती है, नाभिकीय अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी परमाणु के नाभिक में, उसमें क्या करते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक में उसके विखंडन के द्वारा या अन्य परमाणुओं के नाभिक के साथ संलयन के द्वारा, दो शब्द इसमें, संलयन और विखंडन। तो उसके या तो आप उसका विखंडन कर दो या फिर अन्य परमाणु के नाभिक के साथ उसका संलयन कर दो। इससे क्या है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। उस परिवर्तन को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात नाभिकीय अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी परमाणु के नाभिक में उसके विखंडन के द्वारा अथवा अन्य परमाणु के नाभिक के साथ संलयन के द्वारा परिवर्तन आता है। इसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। अब नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, दो प्रकार की होती है। नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो दो प्रकार के हमने देख लिया, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। क्या क्या, सबसे पहले बात करते हैं नाभिकीय विखंडन की। जब नाम में विखंडन अर्थात फिजन है, तो विखंडन अर्थात एक बड़ा परमाणु टूटेगा और दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विखंडित हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर परिभाषा देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा या भारी नाभिक, इसमें क्या होता है, एक बड़ा और या फिर भारी नाभिक टूट जाता है और टूटकर क्या होता है, दो छोटे और हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा या भारी नाभिक टूट जाता है और टूटकर क्या होता है, दो छोटे हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। अब इससे क्या होता है, भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इससे क्या होगा, भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होगी, उससे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। और इससे क्या होगा, भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होगी। अब इसे हम क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। अब ये होगा क्योंकि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, जो भारी नाभिक है या बड़ा नाभिक है उस पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन या उपयुक्त कणों की बौछार करते हैं। इस बौछार के कारण ही क्या होता है, यह अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे कि हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरणों की बात करें हम तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की बात करें तो जैसे एक न्यूट्रॉन का कण था, एक न्यूट्रॉन हमने देख लिया, इसकी बौछार करते हैं हम यूरेनियम 235 पर। यूरेनियम 235 अर्थात जिसका द्रव्यमान संख्या कितनी है या परमाणु का भार कितना है, 235, और परमाणु क्रमांक की बात करें तो 92 है। इस पर हमने एक न्यूट्रॉन की बौछार की। इससे हमारे क्या है, दो कण बने, एक बेरिलियम और एक क्रिप्टॉन। बेरिलियम और क्रिप्टॉन दो परमाणु बने। बेरिलियम का परमाणु भार 141 और क्रिप्टॉन का 92 रहेगा। तो इस तरह हमने देखा कि एक न्यूट्रॉन की बौछार किस पे की, यूरेनियम 235 पर, जो परमाणु क्रमांक कितना है उसका 92। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 56 होगा, क्रिप्टॉन का 36 होगा।
तो इससे क्या होता है, परिणाम स्वरूप हमें बहुत बड़ी या बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमें नए 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं, हमें नए 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? नाभिकीय विखंडन। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा और भारी नाभिक था, इसको तोड़कर 2 छोटे नाभिक बनाएगी। अब बात करते हैं, आप बड़े नाभिक को तोड़ तो सकते हो, लेकिन आपको पता तो हो कि कौन कौन से नाभिक है जिनको तोड़ा जा सकता है और कौन कौन से नाभिक है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से पदार्थ है जिनको हम तोड़ा जा सकता है, अर्थात विखंडन योग्य पदार्थ कौन कौन से है। तो वे पदार्थ जिनमें नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया करना संभव हो, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? विखंडन योग्य पदार्थ कहेंगे। अर्थात वे पदार्थ जिनमें नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया संभव होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विखंडन योग्य पदार्थ कहते हैं। विखंडन योग्य पदार्थ क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं विखंडन योग्य पदार्थ? क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विखंडनीय पदार्थ, अर्थात जो हमने पदार्थ लाया और सीधा उसमें विखंडन अभिक्रिया शुरू कर दी। दूसरा संवर्धनीय पदार्थ, अर्थात हम उनको लाके सीधे उसमें विखंडन की अभिक्रिया तो शुरू नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको प्रवर्धित करके, उसको संवर्धित करके उसके बाद उसमें विखंडन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के हो गए, एक तो विखंडनीय और एक संवर्धनीय पदार्थ। तो प्रॉपर परिभाषा के साथ उसकी बात करते हैं। विखंडनीय पदार्थ किससे कहेंगे? वे पदार्थ जिनमें विखंडन अभिक्रिया आसानी से शुरू हो जाती है। वे पदार्थ जिनमें विखंडन की अभिक्रिया आसानी से प्रारंभ हो जाती है उन्हें विखंडनीय पदार्थ कहते हैं। और विखंडनीय पदार्थों में विखंडनीय अभिक्रिया के लिए धीमी गति के न्यूट्रॉनों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? धीमी गति के न्यूट्रॉनों का प्रयोग करते हैं विखंडनीय अभिक्रिया के लिए। अब उदाहरणों की बात करें, विखंडनीय पदार्थ कौन कौन से? जैसे हमारे यूरेनियम 233 है, या यूरेनियम 233 है, यूरेनियम 235 है, प्लूटोनियम 239 है, प्लूटोनियम 241 है। तो ये कौन से पदार्थ है जिनको आप सीधे लाइए और सीधे काम में ले लीजिए, अर्थात इनमें सीधे ही विखंडन की अभिक्रिया शुरू की जा सकती है। अब दूसरे पदार्थ होते हैं कौन से? जिनको संवर्धनीय पदार्थ भी कहते हैं। संवर्धनीय पदार्थ किससे कहेंगे? अर्थात फर्टाइल मटेरियल, वो पदार्थ जिनमें विखंडनीय अभिक्रिया आसानी से प्रारंभ नहीं होती, लेकिन यदि तीव्र गति के न्यूट्रॉनों का प्रयोग किया जाए तो संवर्धनीय पदार्थ को विखंडनीय पदार्थ में बदला जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तेज गति के न्यूट्रॉनों की बौछार करनी पड़ेगी उसके ऊपर क्या करनी पड़ेगी? तेज गति के न्यूट्रॉनों की बौछार करनी पड़ेगी। अब इसके लिए हम कौन कौन से उदाहरणों को काम में ले सकते हैं, अर्थात ये कौन कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे हमारे यूरेनियम 238 है, प्लूटोनियम 240 है, थोरियम 232 है। तो ये पदार्थ क्या होते हैं? ये संवर्धनीय पदार्थ होते हैं, अर्थात इनमें तीव्र गति के न्यूट्रॉनों की बौछार करनी आवश्यक है। अब ये तो हमने देख लिया। अब लेकिन जैसे कभी कभी बम फट जाते हैं, जैसे परमाणु बम होते हैं, इतने सारे बम देखे होंगे आपने, जैसे परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास भी है, उत्तरी कोरिया के पास, भारत के पास भी परमाणु बम है। ये कौन से बम है? क्या होता है इसके अंदर? ये क्या होते हैं? इनके अंदर एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है। क्या होती है इनके अंदर? श्रृंखला अभिक्रिया होती है, अर्थात एक बड़ा परमाणु छोटे परमाणु में टूटता है। अब उससे क्या होता है? बहुत सारे न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब न्यूट्रॉन क्या करते हैं? अन्य जो परमाणु होते हैं उनको तोड़ने का कार्य करते हैं। तो इस तरह एक श्रृंखला अभिक्रिया बन जाती है, जिससे क्या होते हैं? बहुत सारे एक साथ परमाणु टूटते हैं और इससे अति विशाल काय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिसे हम क्या होते हैं? परमाणु बम कहेंगे। अब बात करते हैं किसकी? श्रृंखला अभिक्रिया की। तो जब विखंडनीय पदार्थ पर न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तब उसका नाभिक अस्थिर हो जाता है और 2 छोटे नाभिकों में टूट जाता है। अब ये अभिक्रिया है, तो इसके अंत में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं वो क्या है? दोबारा विखंडन की अभिक्रिया शुरू कर देते हैं और इस तरह क्या है? एक तरह की श्रृंखला शुरू हो जाती है। फिर उससे न्यूट्रॉन बनेंगे, वो नए परमाणु को तोड़ेंगे, फिर न्यूट्रॉन बनेंगे, फिर परमाणु तोड़ेंगे। तो यह श्रृंखला कभी रुकती ही नहीं है और इस वजह से उसमें से क्या होता है? बहुत बड़ी ऊर्जा निकलती है। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है किसका? परमाणु बम का। अब श्रृंखला अभिक्रिया भी 2 तरह की होती है। श्रृंखला अभिक्रिया भी 2 तरह की होती है। एक को तो नियंत्रित किया जा सकता है, दूसरे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब आप तो समझते होंगे जैसे कुछ कामों में तो हमें नियंत्रित करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ को नियंत्रित करने की जरूरत है। नियंत्रित का अर्थात जैसे हमें मान लो परमाणु उस ऊर्जा से बिजली बनानी है तो हमें नियंत्रित करना है, और कहीं बम फोड़ना है तो हमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की बात करें तो जब मुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित किया जाता है, अर्थात जैसे मान लो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या गिनती की चाहिए, फिक्स चाहिए कि कितने चाहिए, तो जब ऐसा हम कर सकते हैं तो उसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहेंगे। अर्थात मुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या को यदि हम नियंत्रित कर लें तो इसे क्या कहेंगे? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया।
अब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत उत्पादन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इन चीज़ों के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। अब ये भी क्या है, जैसे हमारे जो ऊर्जा उत्पादन केंद्र होते हैं उनके अंदर इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया भी 3 प्रकार की होती है। कैसे? एक तो सुपर क्रिटिकल, एक क्रिटिकल और एक सब क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? नॉर्मली 1 से ज़्यादा होती है। क्रिटिकल में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? नॉर्मली 1 होती है। और सब क्रिटिकल में न्यूट्रॉन की संख्या 1 से कम रहती है। तो इस तरह हमने देख लिया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की। अब बात करेंगे हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में बात करें तो जब मुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सकता तो उसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब इनको हम नियंत्रित नहीं कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग किस में करते हैं? परमाणु बम बनाने में करते हैं। किस में करते हैं? परमाणु बम बनाने में करते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? नाभिकीय संलयन की। क्योंकि अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ लिया? नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ लिया। तब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे नाभिकीय संलयन के बारे में। पहले वाले में हमने तो एक बड़े या भारी नाभिक को तोड़कर 2 छोटे नाभिक बनाए। अब हमें क्या कर रहे हैं? 2 छोटे नाभिकों को तोड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। जैसे कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कैसे करते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 हल्के या छोटे नाभिक परस्पर जुड़ जाएंगे अर्थात संयोजित होकर एक बड़े और भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। अब इससे क्या होती है? इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा निकलेगी तो हमारी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न हो गई। जैसे देखें कि एक तत्व लिया हमने ड्यूटेरियम, दूसरा तत्व लिया हमने कौन सा? ट्रिटियम। ड्यूटेरियम अर्थात जो हाइड्रोजन है वही उसी के अपर रूप है। ये उसी के क्या अपर रूप है? कौन कौन से? ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। उसके अंदर प्रोटॉन होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। उसका दूसरा अपर रूप हमारे ड्यूटेरियम, जो भी 1 नंबर पे आता है लेकिन उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। तीसरा आता है ट्रिटियम, इसके अंदर 1 तो प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस तरह ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इन दोनों को मध्य क्या करते हैं? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की जाती है और इससे हमारे क्या बनता है? हीलियम बनता है। साथ ही साथ एक न्यूट्रॉन और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। अब नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया ये अति उच्च ताप पर संपन्न होती है। अर्थात इसको संपन्न करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है। छोटे तापमान के अंदर यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। और वो भी थोड़ा बहुत नहीं है, वह भी चाहिए आपको कम से कम 10⁶ डिग्री तापमान, अर्थात लगभग 10 लाख डिग्री तापमान से अधिक तापमान की आपको आवश्यकता होगी। अब जितने भी तारे हैं जितने भी तारे हैं उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही तारों के अंदर ऊर्जा का उत्पन्न होती है। अब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का प्रयोग किस में किया जाता है? हाइड्रोजन बम बनाने में। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उपयोग किस में किया जाता है? हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। और अभी तक हमने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया तो खोज लिए लेकिन हम इसको अभी तक नियंत्रित नहीं कर पाए। अर्थात नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को अभी तक तो नियंत्रित करना संभव नहीं है। इसलिए जितने परमाणु बम हैं वो सारे बम कौन से हैं? नाभिकीय विखंडन वाले, नाभिकीय संलयन वाले बम अभी तक प्रयोग नहीं लिए जा रहे हैं क्योंकि आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। अब हमने नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में छोटी छोटी जानकारी ले ली। अब बात करेंगे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर की। तो अंतर के बारे में बात करते हैं। अंतर के बारे में बात करें तो एक साथ ही साथ अंतर देखते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया भारी तत्वों के नाभिक में संपन्न होती है। अर्थात जो भारी तत्व होते हैं उनके नाभिक में इसको संपन्न करेंगे। क्योंकि नाभिकीय संलयन क्या होते हैं? हल्के तत्व के नाभिक में संपन्न होती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो भारी नाभिक है वो क्या होता है? 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, जबकि संलयन में क्या होता है? 2 हल्के नाभिक टूटकर एक बड़ा 2 हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी, लेकिन संलयन अभिक्रिया के लिए आपको उच्च तापमान की जरूरत है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को आप नियंत्रित कर सकते हो, जबकि अभी तक हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। अब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का उपयोग किस में करोगे आप? परमाणु बम बनाने में, रिएक्टरों में, विद्युत उत्पादन में। अर्थात आप नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाओं में कर सकते हो, जबकि आप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उपयोग किस में करोगे? हाइड्रोजन बम बनाने में, तारों में, सूर्य में। अर्थात इस तरह नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में आपने पूरी जानकारी ले ली है। तो आज के लेक्चर में हमने नाभिक के तत्व, नाभिकीय विक्रियाएं, संलयन और विखंडन अभिक्रिया,
उनमें अंतर, उदाहरण, सभी बातों के बारे में जानने का प्रयास किया। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल पे आपको वो कंटेंट मिलेगा जो आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़ेंगे तो आपको अपने अध्ययन के अंदर काफ़ी फ़ायदा होगा। धन्यवाद।